चलिए 15 क्वेश्चन के इस कैप्सूल सीरीज को शुरू करते हैं और आपका कहीं भी कुछ भी पोषक तत्व का कमी होगा तो उसकी पूर्ति हो जाएगी इस वीडियो से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण नहीं कहते हैं, ये गलती से भी मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि निर्गत कोण जैसा कोई कोण होता ही नहीं है। ठीक है, दो ही तरह का कोण होता है, परावर्तित कोण और आपतन कोण। ठीक है, तो निर्गत कोण जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो अब चलिए अगला, निर्गत किरण। निर्गत यानी हम किसी को घर से बाहर निकाल देते हैं तो निरस्त कर देते हैं, तो बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकल रहा है वो किरण, मतलब टकरा के लौट रहा है, मतलब वो परावर्तित किरण है। और आप सबको पता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उम्मीद है आप इसको सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में, जहां आपको जरूरत पड़े वहां। बाकी इस वीडियो में सब कुछ आपको समझाया जाएगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा ही। परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है, तो क्या निर्धारण होता है? कुल मिला के परावर्तन का नियम इनमें से कौन से बात को कहता है? तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन देखिए और बताइए आप। तो इसका एकदम आसान है ये, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये सब बहुत आसान है। चलिए आगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो सीधा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने, क्योंकि जितना भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सबका सब क्या होता है? सीधा होता है। तो सबसे पहले देखिए काल्पनिक के लिए हम किस पे जा सकते हैं? तो आप सबको पता है उत्तल दर्पण। और यहाँ पे सिर्फ इतना बात नहीं, इसमें भी काल्पनिक बन सकता है, लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, लेकिन यहाँ पे छोटा देखिए, छोटे वर्ड को। तो सीधा सीधे आप समझिए कि सीधा, छोटा, काल्पनिक, ये सब कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो अभी अभी मैं बताया हूं, आप बता सकते हैं, इसको बताइए। चलिए, तो बिल्कुल काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण में, इसमें तो कोई शक नहीं, और छोटा होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए आप। तो बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा सी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का आकार जो होता है थोड़ा बड़ा दिखता है, जिस वजह से दाढ़ी बनाने में हमें इसका प्रयोग में हम इसे लाते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट तो क्लास में भी पढ़ाया जाता है और आप पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं जब आपके सामने बहुत सारा इस तरह का प्रश्न आता है, और खास करके लेंस से भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि लेंस का नाम भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस ही होता है। देखिए जैसे बोल सकते हैं डॉक्टर किस तरह का दर्पण का प्रयोग करता है, आँख कान का डॉक्टर क्या यूज़ करता है, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस रहता है, और इसके अलावा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण रहता है। इस तरह का जितना क्वेश्चन है, टॉर्च में किस तरह का दर्पण रहता है, इस तरह का जितना क्वेश्चन है, इसका आंसर या तो उत्तल या तो अवतल, यानी या तो उत्तल दर्पण या तो उत्तल लेंस, या तो अवतल दर्पण या तो अवतल लेंस होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है, कॉन्सेप्ट जानते हुए भी। तो इसके लिए ये वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आंख बंद करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको बार बार बताया जाता है, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभी आपको उत्तर गलत करवा देता है। तो ट्रिक वीडियो देखिए, ताकि एकदम आपके दिमाग में बिना सोचे आप आंसर मार सकते हैं ट्रिक के बदौलत। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट हमारा हाथ छोड़ता है, तो हम ट्रिक के सहारे आगे बढ़ जाते हैं, तो ट्रिक वीडियो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, देखिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो मैं अभी अभी आपको बताया हूँ, अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब। अवतल और उत्तल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? चलिए बताइए। अभी अगर आप बता दीजिएगा तो समझ में आ रहा है कि आप जगे हुए हैं इस वीडियो में, क्योंकि अभी अभी पीछे मैं बताया हूँ कि दाढ़ी बनाते वक्त कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण का। तो ऑब्वियसली अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो अवतल दर्पण। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत मारिए, गैलरी में पड़ा रह जाएगा स्क्रीनशॉट। वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए और चीज़ों को समझते जाइए। स्क्रीनशॉट मार रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अलर्ट रहिए, अभी के अभी सीख जाइए उसको। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत कोण नहीं बोलते हैं, मैं पीछे समझा चुका हूँ। और इसका हो जाएगा परावर्तन कोण। इसलिए मैं ऑप्शन ए में निर्गत कोण रखा हूँ, ताकि आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। एग्जाम में भी इस तरह से बच्चे गलती करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई इतना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि आधा करे कि दुगना करे यहीं पे। तो इसका तरीका देखिए एकदम सिंपल है ये। जब भी हम गणित में पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास होता है और इसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो गणित में हमेशा त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग 1/2 करते हैं यानी आधा करते हैं, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, आधा होती है। किसका, व्यास का यानी डायमीटर का। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या होता है। ये गणित में हम सबको पता है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो इसका उल्टा होता है। यहाँ पे त्रिज्या को आधा नहीं माना जाता है, त्रिज्या को दुगना माना जाता है। कि फोकस दूरी का दुगना क्या होता है, त्रिज्या। तो प्रश्न को आप देखिए, तो वक्रता त्रिज्या दे दिया है यानी दुगना जो है वो ऑलरेडी दे दिया है। अब हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है तो इसका आधा कर देंगे, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20। तो 20 सेंटीमीटर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यही अगर त्रिज्या दिया रहता फोकस दूरी, तो यही अगर फोकस दूरी दिया रहता और त्रिज्या निकालना होता है तो हम लोग दुगना कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इसमें त्रिज्या निकालना है तो दुगना कर दीजिए और फोकस दूरी निकालना है तो आधा कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं जो सब आसान दे, कुछ इस तरह का देगा ताकि बच्चे फंस सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं मान के चला हूँ कि आप एवरेज से भी लोअर स्टूडेंट हैं तो भी आपको सब समझ में आएगा अगर इस चैनल से आप पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर देख लीजिए। थोड़ा सोचिए आप, क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण की होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसका भी एक ट्रिक है, देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल, जैसे हम लोग उत्तल लेंस सोचिए आप, हालांकि क्वेश्चन क्या है उत्तल दर्पण वाला, लेकिन उत्तल लेंस आप सोचिए इस तरह से। देखिए अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं याद हुआ तो ट्रिक से देखिए। उत्तल दर्पण की जगह आप उत्तल लेंस सोचिए। तो उत्तल लेंस कैसे होता है, इस तरह से होता है उत्तल लेंस। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे इसका नेक्स्ट वाला तो आपको पता होगा। उत्तल लेंस इस तरह का होता है, इसका क्या पेट फुला हुआ है, तो पेट फुला उसी का पेट फुला रहता है जिसके पास पैसा रहता है। तो इसलिए देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किसका धनात्मक होगा, तो उत्तल का होगा, क्योंकि ये इसका उठा हुआ पेट है। तो उत्तल का क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी उसके पास पैसा है तभी तो इसका पेट फुला हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि उत्तल, हालांकि ये उत्तल दर्पण का पिक्चर नहीं है, ये तो उत्तल लेंस का पिक्चर है, फिर भी आप दिमाग लगा के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चश्मा बन गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर आप जगे हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि इस पीछे ही मैं समझाया हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, तो दुगना कर दीजिए सिंपल, तो 200 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, त्रिज्या निकालने के लिए, और जैसे गणित में होता है उसका उल्टा करना है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है, सिर्फ 15 क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो है, और यह इसलिए तो इस सीरीज़ का नाम है कैप्सूल। जैसे कैप्सूल को खाते ही जितना भी प्रॉब्लम रहता है वो दूर हो जाता है, वैसे ही खाना तो खाइए, आप पढ़ाई कीजिए और समय समय पे ये कैप्सूल लेते रहिए, ताकि आपका क्या हो जाए, जो भी कमी है उसका पूर्ति हो सके। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, और वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। और अगर आपको गलती हुआ है 2 या 3 या उससे ज़्यादा, तो मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और हो सके तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको यूट्यूब से ही पढ़िए, किसी के भी चैनल से पढ़िए, मेरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं आप। तो पूरा कॉन्सेप्ट को पहले, पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस तरह का ऑब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं आप, ताकि आपका तैयारी क्या हो, एकदम 450 प्लस हो मार्क्स आपका एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।